नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार सिंधु सभी बच्चों का एजुकेशन मंत्रा पे स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुगतान शेष। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है और लास्ट यूनिट है। और इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक देश दूसरे देशों के साथ जो भी ट्रेड करता है उसका रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, जब एक देश दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग करता है जिसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोला जाता है, तो उसी के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष। तो देखते हैं जरा आज इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, फिर इसके कंपोनेंट्स यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के बारे में। क्या होती हैं बच्चे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? एक देश दूसरे देशों के साथ बहुत सारी चीज़ों का लेन देन करता है, जिसके अंदर सबसे पहले गुड्स आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी वस्तुतः सेवाओं को क्या करता है, खरीदता और बेचता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा एक देश दूसरे देश को फ्री में भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराता है जिसको हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, और कुछ देश हमें कुछ दे देंगे तो उसे ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम दूसरे देश से खरीद के लेके आ रहे हैं और जिसका नेचर जो है वो कैपिटल का है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लोन और इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल नेचर की चीज़ें होती। तो देखना बच्चे एक बार, ये हमारा देश भारत, ये अलग चार देश। तो हमारा देश दूसरे देशों के साथ बहुत सारी चीज़ों का ट्रांजैक्शन करता है। इन्हीं ट्रांजैक्शन को हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स को हम बोलते हैं विजुअल आइटम्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को बोलते हैं इनविजुअल आइटम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर, अभी करंट ट्रांसफर क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो एक तरफा ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसे गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप। ये सारी की सारी चीज़ अगर एक देश ने दूसरे देश को प्रोवाइड करी है तो उस देश का खर्चा हो गया, अगर एक देश को मिली है तो उस देश की इनकम होगी। तो इसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिव्ड, यानी ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। ये बात आई समझ में? मिला है पैसा तो ट्रांसफर इनकम, पे करा है तो ट्रांसफर पेमेंट। आगे देखते हैं बच्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर को हम कैपिटल ट्रांसफर के नाम से ही जानते हैं। इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट आती है। अगर पैसा मिल गया है तो कैपिटल रिसिप्ट, और पैसा दिया है तो कैपिटल पेमेंट। ये बात आई समझ में? तो इन चार चीजों का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इन द मॉनेटरी फॉर्म इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भाई इस तरीके से हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं, जहां पर एक साइड हम इनफ्लोज लिखते हैं और दूसरी साइड हम आउटफ्लो लिखते हैं। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है? देश के अंदर पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो है यानी देश की इनकम है, और देश के अंदर से पैसा जा रहा है तो वो आउटफ्लो है यानी खर्चा है। ये बात आई समझ में? तो इस तरीके की एक ऐसी स्टेटमेंट जहां पर देश के अंदर आने वाले पैसे और देश के अंदर से जाने वाले पैसे का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष। इतनी चीज समझ में आती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ये देखो, एक छोटा सा टॉपिक था ये, यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? भाई एक पक्षीय अंतरण इसको हिंदी में बोलते हैं, और सरल भाषा में मैं बताऊं तो एक पक्षीय ऐसे ट्रांजैक्शन जो वन साइडेड होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के फादर ने अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे दी, और वो जो पॉकेट मनी है वो क्या वन साइडेड है। ये सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट है, ओनली रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। इसके बदले उस बच्चे ने कुछ भी काम नहीं करा है। ये बात आई समझ में? तो इसको ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। अब मैंने बोला ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम क्यों बोला जाता है? भाई मैंने अपने बेटे को पैसे दिए हैं तो मेरे लिए तो ट्रांसफर पेमेंट हो गई, और उस बच्चे को पैसे मिले थे उसके लिए क्या है, ट्रांसफर इनकम हो। ये बात आ रही समझ में? ठीक है, तो हम इसको करंट ट्रांसफर या ट्रांसफर इनकम के नाम से भी से जानते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा टॉपिक आपका मैं करवाने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना बच्चे। जो ट्रांसफर इनकम है ना, ये दो टाइप की होती हैं।
कितने टाइप की होती है बच्चे? 2 टाइप। एक को बोलते हैं हम लोग करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर, और एक को बोलते हैं बच्चे हम लोग कैपिटल ट्रांसफर। एक करंट ट्रांसफर और दूसरा कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, ये करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना इसे। देखो बच्चे, आप मान लेते हैं 12th में पास हो गए और पास होने की खुशी में आपके फादर आपको 5,000 रुपये देते हैं। कितने रुपए दिए? 5,000, और बोला जा बेटा पैसे खर्च कर, ठीक है, और इससे अपने दोस्तों को पार्टी दे देना। ठीक है, तो पैसे कितने मिले बच्चे? 5,000 रुपये। कितने मिले? 5,000। और ये पैसा जो है वो मिला क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए, यानी कंजप्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? कंजप्शन पर्पस के लिए दिया कि जा बेटा इस पैसे को खर्च कर, अपने दोस्तों को पार्टी वार्टी दे देना, एंजॉय कर। ठीक है, तो इस तरीके की खर्चे को, इस तरीके के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? करंट ट्रांसफर। ठीक है, अब आपके फादर ने आपको 5 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5 लाख। और ये नहीं बोला बेटा खर्च कर ले, क्या बोला? जा इस पैसे से बिजनेस कर ले। क्या कर ले? बिजनेस। बिजनेस का मतलब है ये कौन सा पर्पस हो गया? इन्वेस्टमेंट। कौन सा पर्पस हो गया? इन्वेस्टमेंट। ये बात आई समझ में? ठीक है, अब सुनना, एक ऐसा पैसा जो फ्री में किसी को मिला है, अगर वो कंजप्शन पर्पस के लिए मिला है तो उसे बोलते हैं करंट ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मिला है तो उसे बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। यानी ये पता होना जरूरी है कि उसका पर्पस क्या है। ये बात आई समझ में? अब ऐसा भी तो हो सकता है एक अमीर बाप की औलाद हो और उस औलाद को 5 लाख रुपए मिले हों, बोला कि जा बेटा पार्टी कर ले। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब ये पार्टी कर रहा है, ये 5 लाख रुपए क्या है? कंजप्शन पर्पस के लिए है, तो ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। और इसके फादर कहते हैं ले बेटा 5 करोड़ रुपए ले, 500 करोड़ रुपए ले और इससे अपना कोई बिजनेस शुरू कर ले, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास कैपिटल ट्रांसफर। समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर फ्री में मिला हुआ पैसा जिसका पर्पस खर्च करना, कंजप्शन पर्पस के लिए मिला है, उसे बोलते हैं हम करंट ट्रांसफर। और बिजनेस पर्पस यानी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मिला है तो उसे बोलते हैं हम कैपिटल ट्रांसफर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो इसके खर्च करने के पर्पस हैं। दूसरी चीज क्या है? ये पैसा आया कहाँ से होगा? अब इस 5,000 और 5 लाख की बात करते हैं। ये 5,000 रुपये आए होंगे इनके फादर की करंट इनकम से। कहाँ से आए होंगे? इनके फादर की करंट इनकम से। ठीक है, ये जरूर लिख लेना। ये 5,000 कहाँ से आए होंगे? करंट इनकम से। इनकी जो भी करंट इनकम होगी ये पैसा वहां से आया है। ठीक है, और ये जो 5 लाख रुपए है ये कहाँ से आए होंगी? इनकी सेविंग से। ठीक है, जो इनके फादर ने पैसे बचा रखे थे उस सेविंग से आया। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपनी करंट इनकम में से किसी को पैसे दिए हैं खर्च करने के पर्पस के लिए, तो उस पैसे को करंट ट्रांसफर बोलते हैं। और अगर किसी पर्सन ने अपनी एक्यूमुलेटेड सेविंग, अपनी वेल्थ में से बचाए हुए पैसों में से अगर पैसे दिए हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उसको हम कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं। और दोनों के दोनों ट्रांसफर फ्री में हुए हैं तो इसलिए इसको ट्रांसफर इनकम बोला जाता है, या ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है। ये बात आ रही है समझ में? अब यहां देखो, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब इसी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनि का मतलब होता है बच्चे 1, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइडेड। तो जो 1 साइडेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन, या 1 साइडेड पेमेंट या रिसिप्ट होती हैं, उसे हम बोलते हैं करंट या कैपिटल ट्रांसफर, क्योंकि ये 2 टाइप की हो सकती हैं। और यही हमारे पास ट्रांसफर इनकम है, इसलिए मैंने 2 नाम लिखे हैं। इसको हम करंट ट्रांसफर या ट्रांसफर इनकम के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में कुछ फीचर्स है वो जरा देखो। पहली बात, इट इज रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसा पैसा जो बिना किसी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किए आपको मिल जाता है, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट ओनली। ये सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, पैसा मिल गया बस। ये क्या सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, कोई दूसरा काम इसके अंदर हम लोगों ने नहीं करा। अगला देखना इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। लेकिन जब 2 देशों के बीच की बात की जाती है तो वहां पर पॉकेट मनी जैसी चीजें नहीं आती, क्योंकि पॉकेट मनी जैसी जो चीजें हो बाप बेटे के बीच में संबंध में आती है। जब देशों के बीच में आती है तो 2 नेशंस हैं, तो नेशन एक दूसरे को गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, इस तरीके की चीजें देंगे, स्टैंडर्ड वाली चीजें।
बाप बेटे का रिलेशन है तो वहाँ क्या मिलेगा, आप लोगों को पॉकेट मनी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं, इट इज़ अ यूनिलेटरल पेमेंट, ये वन साइडेड पेमेंट होती, बदले में कोई काम नहीं किया जाता है इसके, ठीक है भाई। अब जो वन साइडेड वाली होती है उसको नेशनल इनकम में हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब नेशनल इनकम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम क्या होती, ठीक है, वहाँ भी ये आपके काम आएगा। ये इतना डिटेल से क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर में यहाँ से कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है। तो चलते हैं बच्चे अब आगे, अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। करंट अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, देखते हैं जरा बच्चे। देखो हमने 4 ही चीज़ डिस्कस की थी, ठीक है, गुड्स, सर्विसेज, वन साइडेड ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर। तो जो पहले 3 हैं यानी गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन 3 चीज़ों को हम रखते हैं करंट अकाउंट में, और बाकी जो है उसको रखते हैं यानी कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। चलो भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है भाई। ठीक है चलो बच्चे अब डिस्कस करते हैं, छोटी सी चीज़ है। सबसे पहले करंट अकाउंट, ये हमारे पास करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को 2 टाइप के अंदर हम लोगों ने कैटेगराइज किया है, पहला फैक्टर सर्विसेज, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम, ये प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट और ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट। तो 3 ही चीज़ें बताई थी मैंने, एक गुड्स, दूसरा सर्विसेज, तीसरा ट्रांसफर पेमेंट। तो गुड्स तो क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स को गुड्स ही बोलते हैं यानी विजुअल आइटम्स बोला जाता है गुड्स को। इसके अलावा जो सर्विसेज होती है वो 2 टाइप की होती हैं, एक फैक्टर सर्विसेज, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विस। तीसरा हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट होती है, ये भी 2 टाइप की होती हैं, प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट और ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, गुड्स को तो बोलते हैं नेट विजिबल्स और सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर को एक साथ बोला जाता है नेट इनविजिबल्स। समझ में आई बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी बुक्स के अंदर इसके बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि सर्विसेज ही नेट इनविजिबल्स होती है, सर्विसेज के साथ जब ट्रांसफर पेमेंट को भी जोड़ दिया जाता है तब ये नेट इनविजिबल्स होती है। क्लियर है ये। अब इधर आ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही चीज़ें दी गई हैं, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा लोन, ठीक है। 2 ही चीज़ें, इन्वेस्टमेंट और लोन। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती हैं, जैसे इसने लिखा हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक तो इन्वेस्टमेंट होती है 2 टाइप की, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, एक FDI, FDI, और एक होती है FPI। दोनों में फ़र्क क्या होता है, FDI और FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट पर्पस के लिए जो इन्वेस्ट किया है आपने पैसा, उसे बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास लोन भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये दोनों तो क्या आ गए, इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही लोन होता है, एक होता है एक्सटर्नल असिस्टेंट और एक होता है एक्सटर्नल बोरोइंग। अब ये लोन के अमाउंट होते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंट के रूप में लोन मिलता है, एक्सटर्नल असिस्टेंट बोरोइंग, और दूसरा होता है एक एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है, जिसको हम कमर्शियल बोरोइंग भी बोलते हैं। मार्केट में 15% का रेट चल रहा है, अगर आपको 15% का ही लोन मिल रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग या फिर कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। मार्केट में 15% का चल रहा है और आपको लोन मिलता है 10% का, क्योंकि आपकी हेल्प की जा रही है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंट, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमारे सिलेबस में डिटेल से हैं, 12th के सिलेबस में। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में ये 4 चीज़ें और आती हैं, IMF से मिला हुआ पैसा, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के डिपॉजिट, ठीक है, रुपी डेट सर्विसेज और अदर फ्लो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और अब
ये जो टेबल है ये आपके सारी की सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ठीक है भाई, तो एक बार इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो देखते हैं बच्चे। अब मैंने आपको क्या बताई थी, देखो ये टेबल पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर देगी, फिनिश कर देगी। मैंने क्या बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर देश और विदेश से लिया गया सामान का ब्यौरा होता है। देश के अंदर कितना पैसा आया, देश के अंदर से कितना पैसा गया, वस्तु तथा सेवाओं को खरीद कर और बेच कर। जिस तरीके से एक दुकानदार डेली अपना हिसाब किताब लिखता है, ठीक है, ऐसे 2 पेज हैं, कितना सामान आया एक पेज पे लिखता है, कितना सामान बेचा दूसरे पेज पे लिखता है, और चेक करता है लास्ट में कि मेरे को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। उसी तरीके से एक देश दूसरे देशों के साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है, कितना सामान बेचा कितना सामान खरीदा, तो मेरे को फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है, किससे पता चलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो देखो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर 2 साइड होती हैं। एक साइड देश के अंदर पैसा आता है जिसको हम इनफ्लो बोलते हैं, एक साइड देश के अंदर से पैसा जाता है जिसको हम आउटफ्लो बोलते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये देखो, ये हमारे पास इनफ्लो वाली साइड है। कौन सी साइड है, इनफ्लो, और ये हमारी आउटफ्लो वाली साइड है। अब यहां से कई बार एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, इसी वजह से इनकी हेडिंग में इतनी सारी चीजें मैंने लिखी हैं। तो देखो, ये इनफ्लो था और ये आउटफ्लो। अब मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, एग्जाम में कभी भी इनफ्लो आउटफ्लो से सवाल नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्रेडिट और डेबिट से। ठीक है, यानी ये आइटम कहां पर आएगा। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया गया कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कौन से अकाउंट के कौन सी साइड आएंगे, जैसे करंट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, और पैसा जाता है तो उसको हम डेबिट बोलते हैं। सीधी सी बात है ये, दोबारा सुन लो। अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट हो गया तुम्हारा अकाउंट, और पैसा जा रहा है तो डेबिट हो गया। तो ये देखो, इनफ्लो को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट, आउटफ्लो को बोलते हैं डेबिट। अब पैसे आने को हम बोलते हैं इनकम और रिसिप्ट, और पैसा जो जाएगा वो पेमेंट और एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी है। अब ये नहीं आते तो आप ना चाहते हो नहीं लिखना तो मत लिखना इसे, बट फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ, जो आपकी इनकम इनफ्लो क्रेडिट होता है, ये पैसा होता है, ये आपकी एसेट्स होती है, और यहाँ जो आपको पेमेंट करनी होती है वो आपकी लायबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पर ये 2 शब्द लिखे गए हैं। आप चाहते हो नहीं लिखना तो मत लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए था। ठीक है भाई, चलो अब सबसे पहले विजुअल आइटम्स, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद इनविजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर, दोनों साइड लिखा, ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर हमें पैसा मिला है, और ट्रांसफर पेमेंट पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यह हमने पैसा पे करा है। और जब इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है नेट इनविजिबल्स। सर्विसेज को इनविजिबल आइटम्स बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो नेट इनविजिबल्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ आया इस तरफ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बात आई समझ में। इन 3 आइटम को एक साथ बोलते हैं कि ये करंट अकाउंट के आइटम्स हैं। किसके आइटम है, करंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाता है कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट और दोनों तरफ बोरोइंग लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की बताई थी, 2 टाइप की, एफडीआई और एफपीआई। अगर दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करा है तो एफडीआई और एफपीआई इधर आएंगे, और हम लोगों ने दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट करा है तो वो इधर आएंगे। ये बात आई समझ में। इसके अलावा लोन, ठीक है, हमने अगर लोन लिया है दूसरे देशों से तो आ जाएगा इधर, लोन टेकन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमने अगर किसी को लोन दिया है तो आ जाएगा वो डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि पैसा जा रहा है। इसके अलावा एक हमारे पास रिजर्व अकाउंट होता है, फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट। अगर फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो वो आता है इधर, और फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट में पैसे डालते हैं तो वो आएगा इधर।
ये बात आई समझ में? इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे, इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो इस तरीके से मेरे पास ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। ये क्या है? एक देश दूसरे देशों के साथ जो भी खरीदारी और बेच करती है, यानी सेल एंड परचेस करती है, उसका मॉनेटरी टर्म में स्टेटमेंट ही क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आई बात? चलो, अब यहां से कई छोटी छोटी चीजें आपको भी सीखनी है, तो देखते हैं अभी क्या क्या चीजें आपको सीखनी है। तो पहली चीज देखते हैं बच्चे, पहली चीज आपको क्या सीखनी। जब हम दोनों गुड्स को कंपेयर करते हैं तो यहां एक चीज आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब जरा इस टेबल के हिसाब से देखें, हमने एक्सपोर्ट करा था 550 का और इंपोर्ट हमने कितना करा? 800 का। यानी मैंने जो सामान है दूसरे देशों को 550 का बेचा और खरीदा कितने का था? 800 का। तो मेरे पास कितना घाटा हो गया? माइनस के 250 आ गए। माइनस के 250 का मतलब ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी ये हो गया डेफिसिट। क्या हो गया? डेफिसिट यानी घाटा। यानी गुड्स बेचने में मुझे क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। मेरा जो ट्रेड का बैलेंस है, ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज बेचने का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमने सामान बेचा कम है और खरीदा ज़्यादा है। यानी ये इसका मतलब दो हैं, या तो अपने गुड्स एंड सर्विसेज इस काबिल नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट में बिक पा रहे हों। अगर आप ज़्यादा नहीं बेचोगे तो आपको फॉरेन रिजर्व भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको सामान ज़्यादा बेचना पड़ेगा, और बेचने के लिए या तो अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारो जिससे कॉस्ट कम हो, या सरकार अपने टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा लिबरल कर दे ताकि कॉस्ट कम हो जाए और ये लोग ज़्यादा सामान बेच पाएँ, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी करनी पड़ेगी, या प्रोडक्ट इतना रेयर हो जो इंडिया में ही बन रहा हो तो ही वो मार्केट में बिक पाएगा इंटरनेशनल। समझ में आ रही बात? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यापार शेष। आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा होता है बैलेंस ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब ये देखो भाई, हमने सर्विसेज कितनी दी? ये सब करोड़ में चल रहे हैं, 150 करोड़ की, और सर्विसेज ली कितनी है? 50 करोड़ की। तो देखो भाई, 150 माइनस 50 तो कितना आ गया? 100। और ये प्लस में है, ये क्या है? प्लस में। इसका मतलब यहाँ क्या, हम सरप्लस, यानी इंडिया जो है सर्विस सेक्टर में आगे सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहा है। ये बात आई समझ में? इसका मतलब हमें दूसरे देशों से सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इनकम मिलेगी, इसलिए सर्विस में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड माइनस यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड। वन साइडेड पेमेंट कितनी हमने पे करी है और कितनी हमें मिली है? तो वन साइडेड पेमेंट हमें मिली है 100 करोड़ और हमने पे करी है 80 करोड़। तो अमाउंट लिख लेते हैं, ये मान लो करोड़ में है, सी आर मतलब करोड़। ठीक है, तो देखो भाई, हमें फ्री में चीज़ें मिली हैं 100 करोड़ की और हमने दूसरों को पे करी 80 करोड़ की। तो ये कितना आ गया भाई अपने पास? ये आ गया 20, और ये भी प्लस में है, यानी ये भी क्या है? सरप्लस। ठीक है, यानी दूसरे देशों से हेल्प के रूप में हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आप दो साइडेड यहाँ सोच सकते हो कि अगर हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो या तो हम ये मान लो कि ज़्यादा ही, ठीक है, दूसरे देशों के यारे प्यारे हैं इस वजह से हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या फिर आप इसको नेगेटिव सेंस में लेना चाहें तो आप ये सोच सकते हो कि भी हम लोग गरीब हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस कुछ ना कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही हैं ताकि हम अपने देश की शिक्षा को, स्वास्थ्य को सुधारें। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है। हालांकि फिलहाल अगर सिर्फ आंकड़ों की बात की जाए उस हिसाब से पॉजिटिव है, जो कि एक सही चीज है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर। अब अगर मैं इन तीनों को एक साथ यूज कर लूं, इन तीनों को एक साथ अगर हम यूज कर ले तो इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट।
और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या आता है जरा वो देखते हैं। इसमें आता है सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड, ठीक है। और इसमें से माइनस किया जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड, ठीक है भाई। ये बात आ रही है समझ में? तो देखो, अगर इन तीनों को एक साथ लिख दिया जाए कि भाई मैंने गुड्स बेचे थे 550 के, सर्विसेज दी थी 150 की, और यूनिलैटरल ट्रांसफर जो हमें मिले थे वो कितने थे, 100, ठीक है। और हमने जो पेमेंट करी 800 रुपये के गुड्स इंपोर्ट करे, सर्विसेज कितनी ली 50 करोड़ की, और पेमेंट कितनी करी हम लोगों ने 80। तो फाइनली जो है मेरे पास जो अमाउंट कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 130, माइनस का 130, यानी ये हो रहा है डेफिसिट। ये क्या हो रहा है, डेफिसिट। ये बात पल्ले पड़ रही है। इस बात का मतलब ये है कि हमें करंट अकाउंट से 130 करोड़ का घाटा हो रहा है, करंट अकाउंट से 130 करोड़ का घाटा हो रहा है। और इस घाटे को कवर करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बच्चे, लोन। तो अब जो नीचे वाला अमाउंट है इसको हम एक बार चेक करते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो देखो बच्चे, ये है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट को कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल पेमेंट, जिसके अंदर लोन एंड बोरोइंग दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो देखो बच्चे, हम लोगों की इनकम कितनी है, कैपिटल रिसिप्ट कितनी है 200, और कैपिटल पेमेंट कितना है उधर 70, 200 में 70 का कितना आ गया 130, ये प्लस में इसका मतलब है सरप्लस। अब एक बात जरा ध्यान से देखो तुम लोग, इन दोनों को ध्यान से देखो। करंट अकाउंट का बैलेंस 130 करोड़ घाटे में है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो 130 करोड़ फायदे में है। क्या ये कोइंसिडेंस है? जी नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं। करंट अकाउंट के घाटे को कवर करने के लिए हम लोगों ने लोन लिया है। इस बात का मतलब ये है, इन 200 करोड़ में 130 करोड़ रुपए जो है वो लोन का अमाउंट है, ताकि हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकें, बैलेंस कर सकें। बात आ रही है बच्चे समझ में? चलो, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भाई, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आज की क्लास का एक छोटा सा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है ये ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, ये ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम आप इसी टेबल से निकाल पाएंगे। ये डॉटेड लाइन देख रहे हो बच्चे आप, इस डॉटेड लाइन से ऊपर वाले आइटम जो हैं वो ऑटोनोमस हैं और नीचे वाले जो हैं वो अकोमोडेटिंग है। ये बात आ रही समझ में? अब ये क्या होते हैं ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम? देखो बच्चे, ऑटोनोमस आइटम वो आइटम होते हैं जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब इसके इक्वल होने से कोई लेना देना नहीं होता। ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं। ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट में आता है। ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो इस लाइन के ऊपर होती है, जिसको हम अबोव द लाइन आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। ये वो आइटम्स होते हैं जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के अंदर आते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं ये वो आइटम्स होते हैं, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर पेड, और आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आरबीआई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रही है बात? तो इस लाइन से ऊपर वाली चीजें ऑटोनोमस और नीचे वाली चीजें अकोमोडेटिंग। ये बात आई समझ में? ठीक है, क्लियर है चीज? तो देखो भाई, जो चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है, जो चीजें एग्जाम में आती हैं वो सुनो। सबसे पहले ऑटोनोमस, ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। और ये वो ट्रांजैक्शन है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं किए जाते। ये बात आई समझ में? सेकेंड चीज, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसबैलेंस करती है, डिसबैलेंस करती है।
या फिर इस इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन में लेके जाना। ये जो है ये ट्रांजैक्शन यानी अकोमोडेटिंग आइटम्स जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस या फिर आइडेंटिकल या फिर इक्वल करती है। ठीक है भाई। तीसरी बात, देखो भाई, ये डिसबैलेंस क्या होता है? डिसबैलेंस का मतलब है सरप्लस या डेफिसिट हो जाना। अगर इनफ्लो ज़्यादा हो गया, आउटफ्लो कम, ठीक है, तो इसे बोलेंगे सरप्लस। आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, इनफ्लो कम, इसे क्या बोलेंगे? डेफिसिट। कुल मिला के इनकम ज़्यादा हो रहा है, खर्चे कम, तो सरप्लस। इनकम कम हो रही, खर्चे ज़्यादा, तो डेफिसिट। तो आप यहाँ लिख लो, यहाँ जो है दो कंडीशन आती है, एक सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरी डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। और यहाँ क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी ये सरप्लस और डेफिसिट का कारण बन। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है बच्चे, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये इस लाइन से ऊपर के आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से आइटम कहलाते हैं बच्चे? ये ऑटोनोमस आइटम कहलाते हैं। कौन सा आइटम कहलाते हैं? ऑटोनोमस। तो इनको हम बोलते हैं अबोव द लाइन आइटम्स, और इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। बिलो द लाइन आइटम्स। ठीक है, अब अबोव द लाइन आइटम में क्या क्या आ रहा है? करंट अकाउंट भी आ रहा है, थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट भी आ रहा है, और बिलो द लाइन आइटम में सिर्फ क्या आ रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब ये है, इसके अंदर वो आइटम्स आते हैं जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होते हैं। तो करंट अकाउंट के ये और कैपिटल का इतना पोर्शन। और इसके अंदर क्या आता है बच्चे? इसके अंदर वो आइटम आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आते हैं, करंट अकाउंट में नहीं। और लास्ट जो बात है वो भी लिख लो, हालांकि ये 4 नंबर में या 3 नंबर में आने वाला है। ठीक है, ये वो आइटम होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये वो आइटम होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ऑन अदर ट्रांजैक्शन। यानी ये आइटम हमेशा डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अकोमोडेटिंग आइटम हमेशा ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ठीक है, अगर हमारे पास सरप्लस या डेफिसिट हो गया, सरप्लस हो गया तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और डेफिसिट हो गया तो हमें लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये किसकी वजह से डेफिसिट और सरप्लस हो रहा है? इनकी वजह से। इतनी बात आ रही है समझ में? एक चीज और ध्यान रखना, सरप्लस और डेफिसिट होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस आइटम जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आप इसको समझ पाएंगे। ठीक, चलो भाई। उम्मीद है आपने ये चीज समझ ली होगी। अब ये ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम के बीच में डिफरेंस है जो कई स्टैंडर्ड बुक्स में आपको देखने को मिलता है। जरा एक बार इसे देख लीजिए। ऑटोनोमस आइटम रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज अ प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो जो ऑटोनोमस है इनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट। ठीक है, और इनका मेन क्या मोटिव होता है? टू कवर डेफिसिट और सरप्लस को कवर करना। तो डेफिसिट आता है तो लोन लेना पड़ता है। ठीक है, और सरप्लस हो जाता है तो या तो हम अपने फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट में पैसे डाल देंगे या फिर हम कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे। दूसरा देखना इसका इफेक्ट कैसा पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ये इंडिपेंडेंट आइटम होते हैं और ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट आइटम होते हैं। ठीक है, आर अंडरटेकिंग टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर बच्चे दोनों आते हैं। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के आइटम्स आते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के आइटम्स। अगर अल्टरनेटिव नाम बोला जाए, इनको बोला जाता है ऑटोनोमस को अबोव द लाइन आइटम, और इन्हें बोला जाता है बिलो द लाइन आइटम।
ये बात आई समझ में। अब आप इसको ना एक ट्रिक से याद कर सकते हो। किससे? ट्रिक से। मान लेते एक ऑटो वाला है, ठीक है। अब ऑटो वाले के लिए ये एक डेडलाइन है। ये क्या है? एक डेडलाइन। तो ऑटो वाला इस लाइन से ऊपर ऊपर ही रहता है, इस लाइन के बाहर नहीं जाता। मान लेते हैं उसका परमिट खत्म हो जाता है, तो ऑटो वाला जो है इन सवारियों को बिठाता है। तो ऑटो वालों को क्या बोलेंगे? ये ऑटो वाला क्या है? अबोव द लाइन आइटम की सवारी उठाता है। ऑटो वाला इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। इसका दूसरे व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है वो सरप्लस और डेफिसिट की परवाह नहीं करता। तो इसकी वजह से सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कुछ भी करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है दोनों तरीके की सवारी को बिठा रहा है। करंट अकाउंट की सवारी को भी बिठा रहा है और कैपिटल अकाउंट की सवारी को भी बिठा रहा है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और इसकी वजह से चाहे इक्विलिब्रियम हो, डिसइक्विलिब्रियम हो, किसी को घाटा हो, फायदा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? दोबारा सुन लो। ये ऑटो वाला है, हमेशा अबोव द लाइन आइटम रहता है, ठीक है। ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों की सवारियों को बिठाता है, यानी इसके अंदर दोनों के दोनों अकाउंट होते हैं, इसके आइटम्स होते हैं। ये हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। किसी का फायदा, किसी का नुकसान हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसकी वजह से चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसके अंदर, ठीक है। तो इस शॉर्टकट से आप इसको याद कर सकते हो। और अगर ये आइटम नहीं है तो वो अकोमोडेटिंग आइटम हो। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं बच्चे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है। देखो, अगर रिसिप्ट पेमेंट के बराबर है तो वो है बैलेंस। रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से उसे बोलते हैं सरप्लस, और रिसिप्ट कम है पेमेंट से उसे बोलते हैं डेफिसिट। लेकिन कई बार एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। ध्यान रखना, ये डेफिसिट और सरप्लस किस वजह से होते हैं। सुनो, यहाँ लिखो, अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स ज़्यादा है ऑटोनोमस पेमेंट से तब होता है सरप्लस, और ऑटोनोमस रिसिप्ट कम होती है ऑटोनोमस पेमेंट से तब होता है डेफिसिट। तो कई बार एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कब होगा, ठीक है। और सीधा फिर एक चीज़ लिखी जाती है कि भाई जब रिसिप्ट कम हो जाती है पेमेंट से, यही, ठीक है। अब ये 4 बार दे देता सेम ही चीज़ें। कितनी बार दे दिया? 4 बार। तो देखा जाए तो चारों में ही क्या हो रहा है? डेफिसिट हो रहा है। बस फर्क इतना है, यहाँ कुछ शब्द लिख देता है। कौन से? जैसे करंट अकाउंट, ये भी करंट रिसिप्ट करंट पेमेंट से कम हो, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल पेमेंट से कम हो, ऑटोनोमस रिसिप्ट ऑटोनोमस पेमेंट से कम हो, अकोमोडेटिंग रिसिप्ट अकोमोडेटिंग पेमेंट से कम हो। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा आंसर आएगा हमारा? ऐसी सिचुएशन में मेरा जो आंसर है वो ये आएगा ऑटोनोमस। ऑटोनोमस रिसिप्ट ऑटोनोमस पेमेंट से कम हो, या ऑटोनोमस पेमेंट ऑटोनोमस रिसिप्ट से ज़्यादा हो। खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो वो घाटे की व्यवस्था होती। समझ में आ रही बच्चे बात? चलो, ये चीज़ समझ में आ गई है तो जरा इसको देखते हैं। ये तराजू तुम्हारे सामने है और ये तराजू तुम्हारे पाप पुण्य का लेखा जोखा लिखने वाले हैं। और इसी तरीके से ये तराजू आज बताएंगे तुम्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस। बराबर है, इनकम रिसिप्ट के बराबर है तो बैलेंस है, कम या ज़्यादा है तो डिसबैलेंस है, रिसिप्ट ज़्यादा है तो सरप्लस है, खर्चे ज़्यादा है तो डेफिसिट है। तो देखो जरा इधर, रिसिप्ट 1000 की, पेमेंट 800 की। रिसिप्ट कितनी है? 1000 की। पेमेंट कितनी है? 800 की। 200 का क्या होगा? फायदा। तो क्या होगा? ये सरप्लस बजट। इधर आ जाओ, पेमेंट कितनी? 1000 की। रिसिप्ट कितना? 1000 का। तो ये क्या है? बैलेंस। बैलेंस हो गया। इधर आओ, पेमेंट कितनी है? 1100 की। रिसिप्ट कितनी है? 1000 की। कितने की कमी आ गई? 100 की। तो ये क्या है? डेफिसिट बैलेंस ऑफ। जरा स्क्रीनशॉट ले और इसको समझने की कोशिश कर, ठीक है भाई। तो देखो बच्चे, अब ये इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, अगर रिसिप्ट पेमेंट के बराबर है तो इक्विलिब्रियम, कम या ज़्यादा है तो डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है या तो डेफिसिट की सिचुएशन हो या फिर सरप्लस की सिचुएशन।
बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में कब होगा? डेफिसिट में तब होगा जब ऑटोनोमस पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए ऑटोनोमस रिसिप्ट से, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। और सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होगा? जब ऑटोनोमस पेमेंट कम हो जाए ऑटोनोमस रिसिप्ट से। इसका मतलब इस बार रिसिप्ट ज़्यादा होगी। जब इनकम ज़्यादा हो जाए पेमेंट से तो सरप्लस, और जब पेमेंट ज़्यादा हो जाए इनकम से तो डेफिसिट। ठीक है। अब कई बार ये सवाल एग्जाम में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस वाई। दो रीजन है, एक तो डबल काउंटिंग सिस्टम की वजह से, एक तो डबल काउंटिंग सिस्टम की वजह से कि ऑल डेबिट आर इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट के बराबर होते हैं, इस वजह से। ठीक है, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन, हर साल इसको इक्वल कर दिया जाता। मान लो डेफिसिट होता है तो हम लोन ले लेते हैं, और सरप्लस हो जाता है तो हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा इसको बैलेंस कर दिया जाता है। क्लियर है ये बात? चलो, उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ ली होगी। तो एक बार दोबारा इस चीज़ को आप देख लो, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले तो एक ये सवाल आता है आपकी एमसीक्यू की फॉर्म में। जैसे ये देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहाँ आएंगी? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करंट अकाउंट में आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी, डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी? तो सबसे पहले ये देखना तीन चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और यूनिलेटरल। अगर ये हैं तो ये करंट अकाउंट में। इसके अलावा लोन, बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल अकाउंट। अब ये ना लोन है ना बोरोइंग है तो कैपिटल अकाउंट तो गया, आएगा करंट अकाउंट। डेबिट या क्रेडिट, इंपोर्ट करने का मतलब होता है बच्चे परचेज करना, सामान आया पैसा गया। पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। अगर पैसा दूसरे देश में जा रहा है तो डेबिट साइड, तो आप बोलोगे करंट अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, करंट अकाउंट के डेबिट साइड। ये बताइए समझ में? तो ऐसे ही सवाल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, दूसरे देश की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है हमारे देश में, अभी फिलहाल एक सवाल आया था कि पिछले साल का बिहेवियर देखते हुए कई हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केट से निकाल ली गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकाल ली गई है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है? कम। इन्वेस्टमेंट कम होने का मतलब इन्वेस्टमेंट को निकालना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का मतलब इन्वेस्टमेंट लगाना। तो सवाल ये पूछा गया था, तो ये कौन से अकाउंट में आएगा और कौन सी साइड आएगा? इन्वेस्टमेंट और लोन है तो करंट अकाउंट गायब, यानी आएगा कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है, और घट रही है तो डेबिट हो रही है। तो क्या बोलोगे? डेबिट साइड ऑफ कैपिटल। ये सवाल तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि ये आइटम डेबिट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड आएगा। समझ में आई बात? तो इसको जरा ध्यान से देखना है, और इससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है किसी सर्विस का नाम या किसी गुड का नाम लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहाँ आएगा। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, इंडिया ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, ठीक है, टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर खरीदा। ठीक है, तो ध्यान से ये कहाँ आएगा? पहली बात, हमने एक सर्विस खरीदी है, एक सॉफ्टवेयर खरीदा है, ये कोई लोन और बोरिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट का मामला साफ कैपिटल अकाउंट में तो नहीं आएगा, तो आएगा कहाँ? करंट अकाउंट में। अब अगर हमने खरीदा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल एक्सपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट मतलब हमने बेचा है, हमने क्या कर लिया है? बेच दिया है। अगर हमने बेचा है तो पैसे हमारे पास आएंगे, तो इसे बोलेंगे हम कि क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। और जो थोड़ी देर पहले मैंने सवाल पूछा था कि इंडिया ने टैली का सॉफ्टवेयर दूसरे देश से खरीद लिया है, दूसरे देश से अगर हम खरीदेंगे तो सिंपल सी बात, हमें उसे पे करना पड़ेगा। तो पे करना पड़ेगा, तो ये जो सॉफ्टवेयर हमारे देश में आ रहा है इसकी वजह से पैसा दूसरे देश में चला जाएगा। पैसा जाने का मतलब क्या है? डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। समझ में आ रही बात? तो ये आपसे सवाल जो पूछेगा वो गुड्स और सर्विसेज के नाम देकर पूछेगा। इतनी बात क्लियर है? तो एग्जाम में यहाँ से सवाल आने वाले हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लो, यहाँ से आपके 90% चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो ये ही बच्चे आज की क्लास, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी आगे आने वाली क्लासेस में एजुकेट होंगे, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।